नमस्कार। अभी तक के आपके भारतीय इतिहास के लेक्चर में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का संपूर्ण अध्ययन कराया जा चुका है और मध्यकालीन इतिहास में मुग़लों से आगे बढ़ते हुए औरंगजेब के बाद हमने उत्तर मुग़ल कालीन के सभी शासकों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली। उनका शासन कैसा रहा, वो कैसे उन्होंने शासन किया, उन सब के बारे में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। और उसके बाद उन्हीं के काल में, मुग़लों के काल में ही कौन था? मुहम्मद शाह, ठीक है, जिसे रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे किसने बैठाया था? सैयद बंदियों ने उसको शासन में बिठाया था। उसी के समय में ही हमने क्या देखा कि भारत में कुछ स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए थे। तो उसके बारे में भी जो स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए थे, वहाँ का शासक कौन था? जैसे अवध का शहादत खां जी जो थे, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सरफराज खां के बारे में हमने विस्तृत रूप से देखा। हैदराबाद का चिनकिलिच खां जो भी था उसके बारे में हमने देखा, ठीक है। जाट का हमने देखा, राजपूत का हमने देखा। तो मुग़ल के समय में जो राज्य स्वतंत्र हुए थे उनसे भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, उस पर भी हमने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया। अब आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक उठा रहे हैं जिसमें हम मराठा साम्राज्य, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम एक बार शिवाजी का पूरा सल्तनत देखेंगे कि शिवाजी कौन थे, कहाँ पैदा हुए, उनके सल्तनत का था, उनके अष्टदिग्गज कैसे हुए, फिर उन्होंने किस तरीके से मुग़लों से टक्कर लिया, फिर अंग्रेज़ों के अधीन हुए, फिर उनके बाद उनके वंशज किस तरीके से शासन किया, आगला मराठा युद्ध हुआ, इनके काल में कई संधियां होती हैं अंग्रेज़ों से, उन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए बिना समय लिए आगे बढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य, इनका कार्यकाल क्या है? 1674 से 1818 तक। मराठा का जो उत्कर्ष हुआ था उसके कई कारण थे। पहला, जो भौगोलिक परिस्थिति थी उसमें क्या था? हिंदू जन जागरण, मतलब हिंदू अब जागने लगा था। मुग़ल औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब हिंदुत्व बढ़ने लगा था, ठीक है। तो हिंदू जन जागृत हो गया था। औरंगजेब जो था उसकी जो नीतियां थी वह क्या थी? हिंदू विरोधी थी। तो इससे भी जो हिंदू थे उनके प्रति आक्रोश था। कवियों एवं मराठा संत के धार्मिक आंदोलन और मुग़ल साम्राज्य की पतोन्मुख स्थिति, यानी मुग़ल जब कमज़ोर हो गए तो भी इस मराठों का आना यहाँ स्वाभाविक हो सका, ठीक है। तो उसमें जो पहला नाम है, बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं, वो है शिवाजी। तो आज हम लोग शिवाजी के बारे में देखेंगे, जिनका अगर हम देखें तो 1627 से लेकर 1680 तक इनका शासन रहता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। इनका जन्म, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को, ठीक है। कुछ किताबों में 19 फरवरी भी दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो किताबें हैं आप इसी को मानिए, 20 अप्रैल 1687 को सिवनेर में हुआ, सिवनेर दुर्ग में हुआ, जो कि कहाँ है? पूना में, ठीक है। ये यहाँ इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम जो था वह था शाहजी भोसले। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और इनके माताजी का नाम जीजाबाई था। डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जो इनके संरक्षक थे वो इनके खुद के दादाजी थे, जिनका नाम था दादाजी कोड़देव, वो इनके संरक्षक हुआ करते थे। और इनके जो गुरु थे वह कौन थे? रामदास जी। और रामदास जी किस संप्रदाय से थे? धरकारी संप्रदाय। इसके बारे में हमने आपको जब संप्रदाय पढ़ाया जा रहा था तो उसके बारे में हमने बताया था, ठीक है। इनका जो संपूर्ण जीवन रहा है शिवाजी का, उस पर सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव आप देखेंगे तो उनकी माता जीजाबाई का, ठीक है, जीजाबाई का। और उनके दादाजी कौन थे? दादाजी कोड़देव, ठीक है। इन्होंने 2 बार राज्याभिषेक कराया था, ठीक है, उस पर भी देख लेते हैं। राज्याभिषेक इन्होंने, ये मोटा मोटा देख लेते हैं, फिर इनसे विस्तृत रूप के इनके युद्धों के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। 1674 ईस्वी में रायगढ़ दुर्ग में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। और ये राज्याभिषेक किसके द्वारा कराया था? इन्होंने वाराणसी के एक विद्वान थे, इसमें नहीं है, आप लिख लीजिएगा। वाराणसी के विद्वान थे, क्या नाम था उनका? गंगा भट्ट।
वाराणसी में गंगा जी हैं, तो वहीं गंगा भट्ट जी से, विद्वान से इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था। और करवाया कहाँ था? रायगढ़ में। शिवाजी जी के कुछ उपाधियां भी इनको दी गई थी, जैसे इनको छत्रपति शिवाजी कहा जाता था, इन्हें हिंदू धर्मोद्धारक कहा जाता था, इन्हें राजा शिवाजी कहा जाता था, और इन्हें राजा किसने कहा था? औरंगजेब। जबकि औरंगजेब इनसे बहुत नफरत करता था। कई बार इनको परास्त करने के लिए भी आप आगे देखेंगे कि साइनेस्त खां को भेजेगा और किसी को भेजेगा, जिनकी मृत्यु स्वयं अफजल खां को भेजेगा। ठीक है, तो इन सब की मृत्यु जो इनको सबको हरा के, अफजल खां को तो इन्होंने मारा था, ये बहुत बढ़िया प्रसंग है, देखेंगे अभी आगे। अब प्रथम विजय जो इनका था शिवाजी का, वह कौन था? सिंघलगढ़ किला। इनका जो प्रथम विजय था सिंघलगढ़ किला 1643 में। ठीक है, तोरण का किला भी कहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में शिवाजी ने तोरण का किला जीता था। ठीक है, ये गलत ही समझिए, गलत प्रिंटेड है। तो जो इनका जो प्रथम इन्होंने जीता था वह कहाँ जीता था? तोरण के किला में जीता था। लेकिन कुछ पुस्तकों में शिवाजी का प्रथम दुर्ग किला कहा जाता है सिंहगढ़ का उल्लेख, लेकिन ऑथेंटिक जो है, जो अधिकतर बुकों में है, ये हमारे प्रिंटर महोदय ने इसको गलत किया, तो आप भी उसको मत ही रखिए, विवादित प्रश्न बन जाएगा नहीं तो आप याद रखिएगा 1646 ईस्वी में शिवाजी ने तोरण का किला जीता था, इनका प्रथम था। प्रथम राज्याभिषेक, ये पहले शासक थे जो 2 बार राज्याभिषेक कराए, ऊपर हमने बताया। तो प्रथम राज्याभिषेक इन्होंने जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ दुर्ग में, ये गंगा भट्ट जी नाम आ गया इन्हें, वाराणसी के थे, वाराणसी में गंगा है, गंगा भट्ट जी के द्वारा। और द्वितीय राज्याभिषेक इन्होंने सितंबर में करवाया, और इसे किसने इनका राज्याभिषेक किया था? निश्चलपुरी गोसाई ने। ठीक है, तो एक गोसाई जी द्वारा 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला यह शासक था। ठीक है, अब इनकी कुछ विजयों को प्रीलिम्स पॉइंट व्यू से देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। अभी जो बताया जा रहा है एक रफली फैक्ट बताया जा रहा है, जो कि आपके प्रीलिम्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो है आपको गहनता के लिए और कभी भूले ना उसके लिए भी विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में सिंघलगढ़ का जिला जीता, ये कठी करिए, ये यहाँ हमें तो नहीं लगता, लेकिन 1646 ईस्वी में तोरण पर अधिकार किया, इसी को ऑथेंटिक ही मानिए, इस पर बात होगी। 1657 ईस्वी में पहली बार शिवाजी का मुकाबला मुगलों से हुआ। प्रथम बार शिवाजी का मुगलों से युद्ध कब होता है? 1657 में, और तथा बीजापुर की तरफ से मुगलों से यह लड़े थे। मुगलों से यह प्रथम बार इनका मुकाबला हुआ। 1659 में बीजापुर शासक ने शिवाजी को दबाने के लिए, ठीक है, शिवाजी को दबाने के लिए किसको भेजा? अफजल खां को। ठीक है, 1659 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी में क्या हुआ था कि शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, शिवाजी अफजल खां बहुत ही क्रूर था। इनसे उनको बुलाया था मिलने के लिए कि मार डालेगा, लेकिन इनके पास खुद की खंजर रहती है। जैसे ही वो इनको दबोचता है, आपके कई किताबों में और कई कहानियों में देखा होगा, शिवाजी ने इन्हीं को ही स्वर्गवास पहुंचा दिया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है। अफजल खां की मृत्यु 1659 में। 1660 ईस्वी में औरंगजेब भी इनसे परेशान था, तो इन्होंने इनको खत्म करने, शिवाजी को मारने के लिए अपने मामा, क्या नाम है? शाइस्त खां, ये भी याद रखिएगा, शाइस्त खां को दक्षिण के गवर्नर पद पर नियुक्त किया। परंतु 1663 ईस्वी में शिवाजी ने रात में पूना के महल पर हमला कर शाइस्त खां को भगा दिया। मतलब औरंगजेब ने एक बार अफजल खां इनको मारने आता है, मार दिया जाता है, फिर औरंगजेब ने शाइस्त खां को भेजा था, वहाँ भी शिवाजी उनसे पहले ही उनको भगा देते हैं। ठीक है, फिर 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूटा था। ये महत्वपूर्ण पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में लूटा था। औरंगजेब ने आमेर के राजा जय सिंह को शिवाजी को मारने के लिए भेजा था। ठीक है, शिवाजी को मारने के लिए भेजा, और जय सिंह के साथ युद्ध में शिवाजी की हार हो गई और शिवाजी ने संधि की। तो यही जो जय सिंह के साथ संधि करते हैं कब? 1665 में। उसी को बहुत मुख्यात संधि है, वह है पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि ही अभी आगे चर्चा होगी इसमें। तो पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच में हुई थी। ठीक है, ये इनका पूरा एक मोटा कार्यक्रम था। ठीक है,
अब शिवाजी का जो काल था वह अष्टप्रधान अष्टदिग्गजों के लिए भी बहुत जाना जाता है। ठीक है, तो आइए इनके अष्टप्रधानों को भी देख लेते हैं। अष्टप्रधान के अंतर्गत कौन कौन आता था इनके समय में? पेशवा आते थे, अमात्य आते थे, वाकियानविश आते थे, सुमंत, सूरनविश, सरने नौबत, पंडित राव एवं न्यायाधीश। ये 8 आते थे। ये इनका कौन सा विभाग था, इस पे क्वेश्चन हमेशा बना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पेशवा कौन थे? ये मंत्रियों का प्रधान था और प्रशासन में राजा के बाद जिसका सबसे ज़्यादा महत्व था वह कौन था? पेशवा। और इसकी तुलना वर्तमान के प्रधानमंत्री से की जा सकती है। जो वर्तमान का प्रधानमंत्री है वो शिवाजी के शासनकाल में क्या होता था? पेशवा। अमात्य क्या था? वह वित्त मंत्री था। जो वित्त का काम देखते थे उन्हें अमात्य कहा जाता था। वह राजस्व संबंधी मुद्दों के प्रति उत्तरदायी था। इसकी तुलना मौर्यकालीन राजा अशोक के महामात्य से की जा सकती है। ठीक है, तो अमात्य कौन था? वित्त मंत्री था। मंत्री कौन थे? जो कि राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखते थे। ठीक है, इन्हें इसी को ही क्या कहते थे? वाकियानविश भी मंत्रियों को ही कहा जाता था। ठीक है, दरबारी कार्यों को देखते थे। सचिव कौन होता था? राजा के पत्र व्यवहार और शाही मुहर जैसे सब दफ्तरी काम यह करता था। ठीक है, कौन? सचिव। ठीक है, सुमंत कौन होता था? विदेश मंत्री। इस पे कई बार क्वेश्चन बने हैं। अमात्य वित्त मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री। सेनापति कौन होता था? वह सैनिक प्रधान होता था। पंडित राव जो होते थे वो दान के अध्यक्ष होते थे। ठीक है, और न्यायाधीश जो होते थे वो कानून मामलों का निर्णय देते थे। ठीक है, तो इसमें जो सचिव होता था उसका एक नाम और बहुत है प्रचलित, उसे कहते हैं चिटनिस। कई एग्जाम में पूछा गया है, इसमें नहीं था, बता दे। चिटनिस जो पत्राचार विभाग होता है, जो पत्र की कार्यवाही करता है इसमें राजा की, उसे चिटनिस यानी चुटका, जब क्या इससे आप बना के रख लीजिए, वो क्या होते थे? सचिव भी कहे जाते थे। तो ये इनके 8 अष्टदिग्गज थे इनके समय में। अब जो शिवाजी के द्वारा युद्ध लड़े गए थे उस पर हम देख लेते हैं। प्रमुख युद्ध इनके कौन कौन से थे? तो पहला युद्ध इनका क्या है? प्रतापगढ़ की लड़ाई 1695। ओहो, ये गलत है। प्रतापगढ़ की लड़ाई 1695 में नहीं भैया, 1659। इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। प्रतापगढ़ की जो लड़ाई हुई थी वो 1659 में हुई थी। ठीक है, 10 नवंबर 1659। इनका कार्यकाल ही 1627 से 80 था। ठीक है, तो इसी से समझ सकते हैं ये मिस प्रिंट है। ठीक है, 1695 नहीं, 1659। वो यहाँ सही भी किया गया है। ठीक है, लेकिन ये इसको आप सही कर लीजिएगा, मानवीय त्रुटियाँ हो जाती हैं, इतना आप लोग को क्षम्य कर देना चाहिए। लॉ में भी कहा गया है कि लिप की त्रुटि को क्षम्य किया जा सकता है। ठीक है, और ये लिप की त्रुटि अगर यहाँ सही हुई है तो अगर आपने वीडियो देखा है तो भूलेंगे भी नहीं कि इस समय ये त्रुटि हुई थी। ये फ़ायदा भी है, नुकसान यही है कि अगर आप PDF केवल देखते हैं तो संशय में पढ़ सकते हैं। 10 नवंबर 1659 को छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही जनरल अफजल खां की सेनाओं के बीच कहाँ? सतारा, महाराष्ट्र के निकट प्रतापगढ़ के किले के पास में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रतापगढ़ की लड़ाई के किले में 10 नवंबर 1659 को एक भूमि लड़ाई यह लड़ी गई थी, यानी भूमि पर। प्रतापगढ़ के शहर के पास ही क्या था? सतारा, महाराष्ट्र भारत की ताकतों के बीच राजा शिवाजी और यह आदिल शाही आम अफजल खां के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, अफजल खां को हमने देखा भी था कि वह यही वो प्रतापगढ़ की लड़ाई थी जिसमें अफजल खां को मारा गया था 1659। ठीक है, इसको प्रतापगढ़ की लड़ाई भी कह सकते हैं, बीजापुर के शासक ने जो भेजा था। दूसरा, कोल्हापुर की लड़ाई। यह लड़ाई स्थल युद्ध शहर के पास दिसंबर 1659 में 28 जगह पर लड़ी गई थी, जो कि कोल्हापुर के महाराष्ट्र के बीच मराठा राजा कौन था? शिवाजी और आदिल शाही, इनके बीच हुई थी। ठीक है, चकन की लड़ाई किसके किसके बीच हुई? वही एक चकन की लड़ाई लड़ी गई इनकी 1660 में। यह लड़ाई मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य ने चाकन का युद्ध लड़ा। ठीक है, मुगल आदशाही समझौते के अनुसार औरंगजेब ने शाइस्त खां को शिवाजी पर हमला करने का हुक्म दिया। शाइस्त खां ने, वही जो उसने भेजा था अपने मामा को,
पूरे और पास के किले पर अपने बेहतर सुसज्जित और सुसंगठित सेना, दोनों सुसज्जित लिख दिए, के साथ 1,50,000 लोगों के साथ अधिकार कर लिया, जो मराठाओं की सेनाओं के आकार से कई गुना अधिक थी। कौन? शाइस्त खां। ठीक है। फिरंगजी नरसाला उस समय को फोर्ट चाकन के मारे यानी कमांडर थे। ठीक है, फोर्ट चाकन के कमांडर था, जिनके पास 300 से 350 मराठा सैनिक थे। 1.5 महीने तक वे किले पर मुगल हमले से लड़ने में सक्षम थे। मुगल सेना जो उस समय की थी वह क्या थी? 21,000 से अधिक सैनिकों की संख्या इनके पास थी। लेकिन उसके बाद भी रात में शिवाजी ने आक्रमण करके इनको भगा दिया। किसको? शाइस्त खां को। तो अफजल जी भी भाग गए। ये भी सूरत की बर्खास्तगी यानी 1664 में 5 जनवरी 1664 को छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खां के बीच सूरत के पास यह युद्ध होता है। सूरत की लड़ाई, जिसे सूरत की बोरी के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा कि इस लड़ाई को सूरत की बोरी के रूप में जाना जाता है, एक भूमि युद्ध था जो 5 जनवरी 1664 को सूरत गुजरात भारत के पास मराठा शासक शिवाजी और मुगल कप्तान इनायत खां के बीच हुआ था। मराठों ने मुगल सेना को हरा दिया और सूरत शहर को 6 दिनों के लिए बर्खास्त कर दिया। कब? 1664 में, याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत रेजिमेंट के एक कप्तान जेम्स ग्रांट टफ डक के अनुसार सूरत पर शिवाजी ने 5 जनवरी 1664 पर हमला किया। सूरत मुगल साम्राज्य में एक समृद्ध बंदरगाह शहर था और मुगलों के लिए यह सूरत उपयोगी था क्योंकि इसका उपयोग समुद्री व्यापार के लिए किया जाता था। ठीक है, तो इसकी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ थी। आपने देखा पुरंदर की लड़ाई, पुरंदर की संधि भी हम आप देखे ही होंगे, ऊपर हमने चर्चा भी की थी। आइए देख लेते हैं। 1665 में मुगल साम्राज्य और मराठा के बीच ये होती है। ये विस्तृत रूप से अब इसमें है, ऊपर हमने इस पर चर्चा की हुई है। जो मुगल साम्राज्य का सेनापति था वह कौन था? शासक जय सिंह। और मराठा कौन थे? शिवाजी। इनके बीच यह कब लड़ी गई? 11 जून 1665 को लड़ाई लड़ी गई। इसमें शिवाजी अधीनस्थ हो जाते हैं और पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। जय सिंह द्वारा पुरंदर किले को घेराबंदी करने के बाद शिवाजी महाराज को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो शिवाजी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया पुरंदर की संधि पर। ये क्यों किया था कि शिवाजी को यह महसूस हो गया उस समय कि मुगल साम्राज्य के साथ युद्ध केवल उनकी स्वयं के साम्राज्य की हानि होगी और उनके लोगों का बहुत नुकसान होगा। इसी वजह से उन्होंने मुगलों के अधीन अपने लोगों को छोड़ने के बजाय यह संधि करने का यह फैसला लिया। एक योग्य और परम शासक या राजा का यह धर्म है कि वह सबसे पहले अपनी जनता का आदर और सम्मान और सुरक्षा करे। ये उसका सबसे प्रथम धर्म है। ये दार्शनिकों में कहा गया है कि सेना ही राजा की पुत्र होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वधर्म क्या है कि जनता का शासन। आज का शासन बदल गया है, जनता के मामले में बस वोटिंग बैंक के ऊपर राजनीति होती है। अभी हमारे उत्कर्ष द्विवेदी सर द्वारा आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, उस पर भी लोगों का विरोध है ऑप्शनल हटाने का। आप लोग को सही लगे, अगर आपको बहुत किसी को फ़ायदा है ऑप्शनल से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतम अगर आप देखें तो अगर मानविकी सब्जेक्ट जिसका है, साइंस का नहीं मैं बात कर रहा हूँ, उन सब के साथ अगर ऑप्शन है तो उनको भारी क्षति हो रही है। ठीक है, अब कुछ कोचिंग संचालक आपको गुमराह कर रहे हैं, ये आपका अपना फैसला है कि आप इसमें अभियान में भाग लें या न लें। अगर आप बिगनर हैं तो आप अभी उस दर्द को नहीं समझेंगे। जब 1-2 बार मेंस और इंटरव्यू से बाहर होंगे मानवीय सब्जेक्टों से तो शायद आपको समझ में आए। लेकिन अगर आप में इससे कई लोग हैं जो मेंस मानविकी सब्जेक्टों से दिए हुए हैं, जीएस में अच्छा नंबर मिला है उन्हें, लेकिन उनके ऑप्शनल पेपर में साइंस की तुलना में बहुत कम नंबर। आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे, उत्कर्ष द्विवेदी सर कई रिजल्ट को शेयर भी किया है, तो उसमें बहुत ही धांधली भी हो रही है और आप देख ही रहे हैं। तो एक हिसाब से अगर हमारे संविधान से भी चलें तो समता का अधिकार यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है, कोई इक्वल नहीं है। तो
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप किस हिसाब से देखते हैं नहीं जानते, तो एक हिसाब से ऑप्शनल हट जाएगा तो ज़्यादा फ़ायदा है। कोई भी उसके बाद भाई हर स्टेट का आप एग्ज़ाम मेंस दे रहे हैं, देख रहे हैं कि वहाँ की स्टेट के क्वेश्चन पर ज़्यादा जोर है। एक यूपी ऐसा स्टेट है जिसे पूरा आईएएस पैटर्न बनाने पे लगे हुए हैं, और एक हिसाब से कह सकते हैं आईएएस से भी टफ यहाँ का मीन्स आपको ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि आप समझ लीजिए कि क्या कहा जाए, एक अलग ही रिसर्च करते हैं ये लोग। ठीक है, इस पर लेकिन चर्चा नहीं करेंगे, इस पर उत्कर्ष सर का अपना खुद का अभियान चल रहा है, इस पर डिबेट करना मेरा औकात नहीं, कितनी बड़ी बात हम इस पर करें। लेकिन हाँ, उत्कर्ष सर इस पर लगे हुए हैं, अगर आप लोग को सही लगे तो उनका सहयोग करें, यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और सकारात्मक रिपोर्ट आ रही है, जहाँ तक है चीज़ें सही होंगी। अमूमन है कि आज आपका आ जाएगा आरओ का रिज़ल्ट भी, देखे क्या होता है। तो जिस जिसका आरओ होगा उसके लिए बहुत बहुत बधाई, आप सचिवालय पहुँचे, यही उम्मीद है शुक्रवार आपके लिए शुभ हो। तो अगली लड़ाई थी इनकी सिंहगढ़ की लड़ाई। यह इन्होंने लड़ी थी 1670 में। यह कहाँ है? पुणे शहर में। यह किसके बीच लड़ाई लड़ी गई? मराठा शासक शिवाजी महाराज और उदयभान राठौर के बीच में लड़ाई लड़ी गई। कौन? सिंहगढ़ की लड़ाई। इस युद्ध में शिवाजी के सेना नायक तानाजी मालुसरे उदयभान सिंह राठौर के बीच यह युद्ध हुआ था। ठीक है, तानाजी मूवी आपने देखा होगा, वहीं से संबंधित है। उदय सिंह राठौर सिंहगढ़ दुर्ग का दुर्गपति था और मुगल सेना के सेना नायक जय सिंह प्रथम के अधीन कार्यरत यह था। कौन? ये उदयभान। किले की ओर जाने वाली एक खड़ी चट्टान को रात में यशवंती नाम की एक टम्परी मॉनिटर छिपकली की मदद से स्केल किया गया था, जिस पर मराठों ने एक रस्सी लगाकर दीवार को अपने पंजों से स्केल करने के लिए भेजा। ठीक है, कितनी अद्भुत कीर्ति उस समय मराठों को। उस समय सोचिए, उस समय जो कुछ भी उतने पीछे समय में हो रहा होगा वो एक हिसाब से अपने आप में अद्भुत ही था। ठीक है, तानाजी में आपने देखा था कि किस तरीके से उसे एक तोप मिला था संगमनेर की लड़ाई, क्या नाम था उस तोप का? याद नहीं है, नगीना ऐसा कुछ नाम था उस तोप का। इतना बड़ा तोप उसको मिला था। संगमनेर की लड़ाई 1679 इनकी लड़ाई। संगमनेर की लड़ाई के बीच लड़ा, ये शायद इनका अंतिम युद्ध भी होगा। इसी के बाद 1680 तक तो इनकी मृत्यु ही हो जाती है। संगमनेर की लड़ाई के बीच लड़ा गया, या मुगल साम्राज्य और मराठा के बीच में यह लड़ाई हुई थी। यह अंतिम युद्ध था जिसमें मराठा राजा शिवाजी लड़े थे। मुगलों जब वह बोरी से लौट रहा था, ये गलत कुछ है, एक बड़े बल के साथ शिवाजी को घात किया गया था। इसमें जब शिवाजी इस युद्ध में लड़ के वापस आ रहे थे तो इन पर घात लगाकर वार किया गया था। मराठा 3 दिनों तक मुगलों के साथ युद्ध में लगे रहे, लेकिन इसके बाद भी मुगलों की और मराठों की हार हो गई थी इसी में। ठीक है, तो ये संगमनेर की लड़ाई इनकी अंतिम लड़ाई थी शिवाजी की। अब शिवाजी की सेना कैसी थी उसके बारे में देख लेते हैं। शिवाजी के पास एक अस्थाई और नियमित सेना थी। ठीक है, इनमें बहुत अच्छाई थी कि यह वेतन दिया करते थे। घुड़सवार, इनके पास जो घुड़सवार थे वह 2 टाइप के थे। एक थे बरगीर, यह राज्य की ओर से घोड़े व अस्त्र इनको दिया जाता था। लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। बरगीर को राज्य की तरफ से घोड़े और अस्त्र दोनों दिए जाते थे। दूसरे होते थे सिलेदार, यह स्वयं के घोड़े और वस्त्र अपने पास अस्त्र रखते थे। ये 2 घोड़ों का था। शिवाजी की सेना में अलग अलग जातियों के सैनिक भी थे, मतलब शिवाजी की सेना में लगभग हर जात बिरादर के लोग थे। सैनिकों को यह नगद वेतन भी दिया करते थे। ठीक है, ये इनकी खासियत थी। मावली सैनिक, एक इनकी मावली सैनिक इनके समय में थी। वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? शिवाजी के वो अंगरक्षक रहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट कि शिवाजी के अंगरक्षक कौन थे? वह थे मावली। पागा किसे बोला जाता था? और घुड़सवार सेना का एक संगठन था इनके समय में, जिसे क्या बोला जाता था? पागा। तो ये सब जो फैक्ट हैं ये जरूर याद रखिएगा। अब इनके समय में राजस्व प्रशासन कैसा था? शिवाजी का जो राजस्व व्यवस्था था वह क्या थी? रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, रैयतवाड़ी आप बाद में जब आगे आएंगे, यह बहुत पुरानी व्यवस्था थी। 1792 में इसका हुआ था। इसके जो प्रतिपादक थे ये थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ठीक है, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तमिलनाडु में स्टार्ट होती शुरू में। ठीक है, और इसके अंतर्गत भारत के बहुत अधिक भूमि सेना थी, लगभग 51%। लगभग
51% भूमि इसके अंतर्गत आती थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता था कि किसानों को ही भूमि स्वामी मानकर उन पर लगान निर्धारित किया जाता था। ठीक है, तीन भूमि से संबंधित तीन बंदोबस्त थे, जिसको एक बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। इसके प्रतिपादक कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का काल क्या रहा है आप देखें, 1790 से 95 आई थिंक। तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त भी आया था, जिसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, यह पूरे 19% भूभाग पे फैला था। कौन? अस्थाई बंदोबस्त, जिसे जमींदारी बंदोबस्त कहते थे। इसमें क्या था, इसका नियम क्या था कि 10/11 भाग जो होता था वह राज्य को देना था, और किसान को कितना मिलता था? 1/11 भाग स्वयं रखता था। ठीक है, और इनकी क्या थी रैयतवाड़ी में कि 51% भूभाग पर यह लागू किया गया था किसानों के उस पर। एक और था महालवाड़ी। ठीक है, महालवाड़ी का कौन था प्रतिपादक? हाल्ट मैकेंजी। ठीक है, इस पे भी करेंगे। यह क्या था कि गांव-गांव को जमींदारी दी जाती थी। ठीक है, तो अक्सर ये तीनों इस बंदोबस्त आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अब यहाँ बात आ गई तो हमने आपको तीनों बता दिए बंदोबस्त के बारे में। ठीक है, अब राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रथा पर थी। भूमि की पैमाइश के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाया जाता था तथा किसान से लगान निर्धारित किया जाता था। राजस्व को नगद या वस्तु के रूप में यह चुकाया करते थे। आरंभ में शुरुआत में शिवाजी ने उपज का 33% भाग कर के रूप में वसूल किया, बाद में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 40%। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो भूमि की पैमाइश की जाती थी वह जरीब से की जाती थी। राजस्व में आज भी जरीब है। ठीक है, तो जरीब किससे की जाती थी? कृषकों को तगाबी ऋण भी दिया जाता था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तगाबी ऋण किससे है? कृषक से संबंधित है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। गांव के प्राचीन पैतृक अधिकारी जो होते थे पाटिल, और जिले के कौन होते थे? देशमुख या देश पांडे। याद रखिएगा, गांव को पाटिल और जिले का जो प्राचीन पैतृक अधिकारी था वह था देशमुख। चौथ और सरदेशमुखी कई एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये इनके समय में कर, ये भी कर थे। वो कैसे करते आइए देख लेते हैं। चौथ एक कैसा कर था कि विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज का 1/4 भाग कर के रूप में यह वसूल करते थे। चौथ से ही समझ सकते हैं कि 1/4 भाग। और सरदेशमुखी क्या होता था? यह एक अतिरिक्त कर था जो उपज का 1/10 भाग या 10% होता था, यह लिया करते थे। ठीक है, तो ये इनके कर व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था थी। इनकी न्याय व्यवस्था क्या थी? शिवाजी की न्याय व्यवस्था प्राचीन स्मृतियों के आधार पर थी। ठीक है, ग्राम स्तर पर आपराधिक मामलों की सुनवाई कौन करता था? पटेल करता था। अपील की अंतिम अदालत क्या थी? हाजिर मजलिस थी। ठीक है, अंतिम सर्वोच्च न्यायाधीश कानून निर्माता कौन होता था? स्वयं छत्रपति। ठीक है, अब शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी, शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में देख लेते हैं। अब शिवाजी की मौत के बाद 21 अप्रैल 1680 ईस्वी को राजा राम का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, जो इनके पुत्र राजा राम थे उन्हीं का राज्याभिषेक हुआ। इससे कुछ समय बाद ही शिवाजी के दो पुत्र थे। कौन कौन थे? संभाजी और राजाजी। इनके बीच युद्ध स्टार्ट हो गया, क्योंकि राजा राम को बनाए थे तो ये दोनों आपस में युद्ध कर लेते हैं। बाद में अंततः राजा राम की जगह 20 जुलाई 1680 ईस्वी पर कौन बैठता है? संभाजी। ठीक है, और ये कौन था? छोटा पुत्र था इनका। ठीक है, तो इनके बारे में हम अब डिटेल आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।